Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. तो डियर स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर मोशन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें आप लोगों को भी बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में। और आज इस मोशन जो चैप्टर है इसका हम लोग करने वाले हैं पूरा रिवीजन, यानी कि इसके इंटेक्स क्वेश्चन से लेके इसके सारे एग्जाम्पल से लेके इसकी सारी NCERT एक्सरसाइजेस से लेके हम लोग जो है करने वाले हैं। और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स हम लोग जो है ये जो मोशन चैप्टर है इसकी एक और चीज़ करेंगे जो कि होगा इसका पूरा एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। तो डियर आज के जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड फॉर द बेटर रिजल्ट्स। इससे ही क्या हुआ, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर। काफ़ी ईजी चैप्टर है और काफ़ी मज़ा वाला चैप्टर भी है। तो देखो, इन द एवरीडे लाइफ वी सी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड अदर्स इन मोशन। बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज एंड कार मूव्स। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, planets, stars and galaxy are all in motion. We often perceive an object to be in motion when its position changes with time. However, there are situations where the motion is inferred through direct evidences. For example, we infer the motion of air by observing the movement of dust and the movement of leaves and the branches of trees. What causes phenomena of sunrise, sunset and changing of season? Is it due to the motion of earth? If it is true, why don't we directly perceive the object of motion of the earth? An object may appear to be moving for one person and stationary for some other. The passenger in moving bus, the roadside trees appear to be moving backward. A person standing on the roadside perceives the bus along with the passengers are moving. However, a passenger inside the bus sees the fellow passengers to be at rest. What do these observations indicate? The most motions are complex. Some objects may move in straight line, others may take a circular path. However, some may rotate and others involving a combination of these. These motions of objects along a straight line, we also learn to express such motions through simple equation and graph. Later, we shall discuss the way of describing circular motion. सो डियर स्टूडेंट, इन्होंने इसमें इतना लिखा है कि आप अपनी एवरीडे लाइफ में देखो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को मोशन दिखता है हर जगह। देखो, बर्ड उड़ती हैं और से सारी चीज़ें, मतलब हमारे पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें कहीं पे भी तो मोशन हो ही रहा है। आप अगर कमरे में बैठे हैं, आप पंखे से हवा खा रहे हैं, तो आप देखिए आपके आसपास की चीज़ें उड़ रही हैं, यानी कुछ ना कुछ मोशन तो हो रहा है उनका, है ना, उनकी पोजीशन चेंज हो रही है ना। तो डियर स्टूडेंट हर जगह आपको मोशन दिखेगा, है ना। तो मतलब कोई रोड में चल रहा है, अगेन मोशन, है ना। तो ये सब तो देखो डियर, मोशन जो है कभी कभी इनडायरेक्ट एविडेंसेस से भी पता चलता है। जैसे आप लोग एयर का मूवमेंट कैसे बताओगे, जब आपको डस्ट पार्टिकल, लीव्स उड़ते हुए दिखेंगे ऐसे, है ना। और डियर स्टूडेंट आपने देखा होगा कि भाई सनराइज, सनसेट, चेंजिंग ऑफ सीजन, ये सारी चीज़ें होती हैं अर्थ के मूवमेंट की वजह से, है ना। लेकिन क्या हम अर्थ का मूवमेंट परसीव कर पाते हैं? क्या हमें सच में अर्थ मतलब घूमती हुई महसूस होती है? नहीं होती है ना। और हम तब भी यही कहते हैं कि भाई सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ है कि भाई कहीं ना कहीं जो है मोशन जो है एक इंसान के लिए जो है स्टेशनरी हो सकता है और दूसरे इंसान के लिए वो जो है मोशन में हो सकता है ऑब्जेक्ट। सपोज डियर स्टूडेंट आप बस में हैं, आपके बगल वाले सारे लोग आपको जो है रेस्ट में दिखेंगे, लेकिन अगर आपको कोई बाहर खड़ा हुआ इंसान देख रहा है तो वो आपको मोशन में देखेगा, क्योंकि आपकी बस जो है मूव हो रही है ना। तो डियर स्टूडेंट सब मोशंस आर कॉम्प्लेक्स। जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, कोई स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, कोई सर्कुलर पाथ लेते हैं, है ना, रोटेट करते हैं, कुछ वाइब्रेट करते हैं, तो कभी कभी कॉम्बिनेशन होते हैं इन सब चीज़ों का। तो ये चैप्टर में जो है हम लोग मोशन को डिस्क्राइब करना सीखेंगे, अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन सीखेंगे, कैसे मोशन और कैसे सिंपल इक्वेशन और ग्राफ से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं मोशंस को। और ये जो सर्कुलर मोशन है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो टीचर ये दिया था आपके इंट्रो में। चलो हम लोग चलते हैं, अब यहाँ पे इंट्रो में ये सब दिया था। अब हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी 17.1 जो कि डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर रेस्ट इन द मोशन। तो ये सारी तो बेकार एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटीज़ में टाइम बर्बाद ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे डिस्क्राइबिंग मोशन में। We describe the location of an object by specifying a reference point. Let us understand by an example. Let us assume that school is in the village is 2 kilometer north of the railway station. We have specified the position of the school with respect to railway station. देखो डियर स्टूडेंट, कोई भी मोशन को जो है एक्सप्रेस करने के लिए हमें रेफरेंस टाइम पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को आपको बताना है कि एक विलेज जो है
अ स्कूल इन अ विलेज, एक विलेज है उसमें जो स्कूल है, सपोज दिस इज़ अ स्कूल, ठीक है, ये जो है आपका सपोज मान लो स्कूल है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ज़रा सी थोड़ी बहुत ड्राइंग कर दी है, ये सपोज मान लो स्कूल है आपका, ठीक है, दिस इज़ स्कूल। अब देखो डियर स्टूडेंट, ये ए मान लो स्कूल है। अब यहाँ पे बताया गया है कि अब स्कूल इन अ विलेज इज़ 2 किलोमीटर नॉर्थ, 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है ये स्कूल, ठीक है, नॉर्थ की तरफ, ये 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है ये स्कूल। और बता रखा है कि रेलवे स्टेशन, नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। तो ये जो रेलवे स्टेशन है डियर स्टूडेंट, ये जो है रेफरेंस पॉइंट है। आप किसी को भी अपना एड्रेस बताते हो, क्या कहते हो, अरे वो जो बेकरी वाली शॉप नहीं है, अरे वो जो हॉस्पिटल नहीं है, उसके जस्ट बगल में है ना, ऐसे करके आप बताते हो ना। तो वो जो हॉस्पिटल है, वो जो बेकरी वाली शॉप है, वो क्या हुआ, आपके रेफरेंस पॉइंट हुए, है ना। We have specified the position of a school with respect to railway station. In this example, the railway station is a reference point. We could have chosen some other reference point according to our convenience. Therefore, to describe the position of an object, we need to specify the reference point called the origin. तो dear student, कहीं ना कहीं position को पोजिशन ऑफ टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन स्पेसिफाई करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन में क्या है, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जाम्पल। कंसिडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को कंसिडर करना है, आप मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मोशन जो है स्ट्रेट लाइन पाथ से हो रहा है। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इज जर्नी फ्रॉम ओ विच इज ट्रीटेड एट रेफरेंस पॉइंट। सपोज मान लो डियर स्टूडेंट, जो ये ओ है आपकी बुक में जो दिया है ओ, ये रेफरेंस पॉइंट है, which is treated as reference point. Let A, B and C be the position of the object in different instances. और इनको आप लोग मान लो position of the object different instances में. At first the object moves through C and B and reaches A. तो सबसे पहले डिस्नो ऑब्जेक्ट ने क्या करा, वो सी और बी से चला और ए में पहुंचा, यानी कि फाइनल वो ओ से लेकर ए में पहुंचा, ठीक है। देन इट मूव्स बैक टू सेम पाथ एंड रीचेस सी थ्रू बी, और फिर सेम पाथ में चला और फिर सी में पहुंचा। अब देखो टोटल पाथ कवर क्या हो जाएगा इसमें सिंपल सी चीज़ है, टोटल पाथ कवर क्या हो जाएगा, टोटल पाथ कवर्ड हो जाएगा 60 किलोमीटर, राइट, क्योंकि ओ ए प्लस ए सी ओ ए, देखो टोटल पाथ कवर कितना हो जाएगा। सबसे पहले वो ओ से ए गया जो कि हो जाएगा 60 किलोमीटर, फिर ए से जो है वापस सी में आया, तो मतलब 60 प्लस आपका कितना और 25 में सी है, तो 60 माइनस 25 कितना होता है, 60 माइनस 25 डियर स्टूडेंट आपका होता है 35। तो 60 प्लस 35 कितना हो जाएगा 95, यानी कि टोटल पाथ जो कवर करा वो है 95। अब ये क्या है, ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अगर हमें जो है सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही डिस्क्राइब करनी होती है तो हम डिस्टेंस डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी न्यूड टू स्पेसिफाई ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए डियर स्टूडेंट हमको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही डिस्क्राइब करनी होती है, हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज़ विच आर डिस्क्राइब बाय स्पेसिफिंग ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज़। ऐसी क्वांटिटी जिनको जो है हम स्पेसिफाई कर पाते हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ से, ऐसी क्वांटिटीज़ को डियर हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। रिमेंबर दिस, ठीक है। द नंबर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड। From this example you can find out the distance of the final position C to the object of from the initial position O. This is the difference will give you the numerical value of the displacement of the object from O to C through A. अब देखो डिस्टेंस आपने टोटल डिस्टेंस कवर करी, चलो ये तो मैंने मान लिया कि 60 प्लस 35 आपने 95 करी, लेकिन अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं O to C तक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका शॉर्टेस्ट पाथ, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 25 किलोमीटर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होता है शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रिटन डियर स्टूडेंट द शॉर्टेस्ट पाथ, आपकी बुक में भी ये दिया है, द शॉर्टेस्ट पाथ मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, and magnitude, can the magnitude of displacement be equal to the distance traveled by the object? Yes of course dear student, अगर आपका जो है ऑब्जेक्ट इस तरह चलता है, देखो वो O to A गया,
तो डियर स्टूडेंट O2A में उसकी डिस्टेंस भी 60 किलोमीटर है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी 60 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल दिया है, for the motion of an object O2A, the distance covered is 60 km and the magnitude of displacement is also 60 km. During the motion from O2A and back to B, the distance covered is 60 plus 25, which is 85 km, while the magnitude of displacement is just 35 km. तो इससे आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आई थिंक बहुत बड़ा अंतर मिल गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ और डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 35 इज नॉट इक्वल टू द to the path length 85 km. Further, we will notice that the magnitude of the displacement for the course of the motion may be 0, but the corresponding distance covered is not 0. देखो डिस्टेंस तो डिस्टेंस होती है वो ज़ीरो नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। कैसे डिस्टेंस मैं आपको बताती हूँ। तो डिस्टेंस जैसे सपोज ये लाइन है, सपोज मान लो आप ओ से ए गए और फिर ए से वापस ओ में आ गए। आपको पता है कि आपने पहले 60 किलोमीटर करा, फिर से 60 किलोमीटर करा, डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आपकी इनिशियल पोजीशन यही थी, आपकी फाइनल पोजीशन भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा। बस यही चीज़ डिस्टेंस मैं आपको समझाना चाह रही थी, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा सब लोगों को। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डियर स्टूडेंट, अपने यहाँ पे यही सेम एग्जांपल ये आपको देना चाह रहे हैं। If we consider an object to travel back to O, the final position coincides with the initial position. Therefore, the displacement is 0. However, the distance traveled of the journey is 60 plus 60, which is 120 km. Thus, two different physical quantities, the distance and displacement. ठीक है, तो दो फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको मिल गई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में हमेशा याद रखना एक्चुअल पाथ और डिस्प्लेसमेंट में हमेशा याद रखना शॉर्टेस्ट पाथ। अगर आपको सिर्फ इतना ही पता है ना डिस्टेंस, आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, दैट टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड टू लोकेट इट्स फाइनल पोजीशन विद रेफरेंस टू इट्स इनिशियल पोजीशन एट द गिवन टाइम। क्या यूज़ किए जाते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ यूज़ की जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं डिस्टेंस हम लोग कुछ क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे आपके दिए हैं इंटेक्स क्वेश्चन, पहले इनको सॉल्व करते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ येस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। येस, वी कैन गिव द एग्जाम्पल। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज जी स्टूडेंट, इधर मैंने आपका ये लिया, ठीक है, ओके। सॉरी स्टूडेंट, सपोज ये देखो, यहाँ पे ए टू बी है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब डियर स्टूडेंट, सपोज ए टू बी आपने डिस्टेंस कवर करी है 10 मीटर, ठीक है। आप बी से फिर से वापस आ गए ए में 10 मीटर चल के, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, बट डिस्टेंस तो ना 0 हुई, डिस्टेंस तो 10 + 10 हो गई 20, है ना। तो ये चीज़ आपको आप एग्जाम्पल द्वारा समझा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, अ फार्मर मूव्स अलॉन्ग विद द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड? तो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। आपको इन्होंने बता रखा है कि बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड, आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड जो होती है इक्वल होती है ना। तो फार्मर स्क्वायर फील्ड में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब एक स्क्वायर फील्ड है, उसका आपको पता है कि जो बाउंड्री है उसकी जो लेंथ साइड है वो 10 मीटर है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो है हमने देखा कि जो स्क्वायर साइड है उसकी है 10 मीटर, और बता रखा है कि जो फार्मर है वो जो है पूरा जो बाउंड्री है स्क्वायर फील्ड की 10 मीटर की है, 40 सेकंड में वो पूरा एक राउंड लगा लेता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी सा है। आपको पता है 10 मीटर उसकी एक साइड है और 40 सेकंड में पूरा एक राउंड लगा रहा है, यानी कि 40 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 40 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। अब ये लोग हमसे बोलते हैं कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड यानी कि 140 सेकेंड्स। हमें पता है 40 सेकेंड में कितना चल रहा है, 40 सेकेंड में एक राउंड पूरा कर रहा है, तो इसका मतलब 80 सेकेंड में कितना करेगा, 80 सेकेंड में 2 राउंड करेगा। 120 सेकेंड में कितना करेगा, 120 सेकेंड में 3 राउंड करेगा। अब फिर वो जो है 20 सेकेंड और चलता है, तो 20 सेकेंड 40 का हाफ कितना होता है, 20 होता है डियर स्टूडेंट। आपको पता है कि 20 और यहाँ पे 10 मीटर आपकी साइड भी है, तो डियर स्टूडेंट वो फिर कितना चलेगा, वो आपका जो है आधा राउंड और चलेगा, तो वो टोटल 3.5 राउंड मारेगा।
अब देखो डिस्टेंस वो टोटल 3.5 राउंड्स मारेगा तो आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, है ना। अब देखो 10 मीटर से पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके अब आपको निकालना है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू जो आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, तो ये हो जाएगा √200, जिसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 10√2 मिल जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी ज़ीरो। क्या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता है भाई, डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो सकता है। तो भाई ये भी ट्रू नहीं है इसके लिए, ये भी फॉल्स है। और इट्स मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय से ग्रेटर हो ही नहीं सकता। डिस्टेंस अगर होने लग गया तो फिर डिस्प्लेसमेंट का क्या मूल्य रह जाएगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट की अपने आप पे कोई आइडेंटिटी नहीं रह जाएगी अगर उसका होने लगेगी। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर ही क्या रह जाएगा अगर वो ग्रेटर हो गया उसका मैग्नीट्यूड, है ना। सो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। थैंक यू।